वेलकम डियर ऑकर्ड, स्वागत आपका द स्ट्रेन सीरीज में। इस सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत में बर्लिन शहर से आने वाले एक जहाज जो न्यूयॉर्क के KFC हवाई अड्डे पर उतरने वाला है उसको दिखाते हैं। जहाज में परेशान दिखती हुई एक काम करने वाली लड़की अपने साथी को हॉल में बुलाती है और जाते हुए वो एक फ्रेंच लड़की एमा को गाने बंद करने के लिए बोल देती है। अब इसके बाद वो एक और यात्री के पास जाती है जिसका नाम जॉन है। वो जॉन को सीधा बैठने को बोलती है क्योंकि जल्द ही प्लेन हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। अब इसके बाद वो एक और साथी के पास जाती है जो कि बहुत ही घबराया हुआ है। उसको जहाज में सामान रखने वाली जगह में किसी के होने का महसूस हो रहा होता है, लेकिन वो इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि जहाज में किसी भी जानवर को नहीं चढ़ाया गया है। अब महिला कर्मचारी को कुछ नहीं समझ आता और वो नीचे का दरवाजा खोल देती है। शुरू में उनको वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन अचानक नीचे से एक प्राणी आता है और उन पर हमला कर देता है। अब अगले सीन में जहाज हवाई अड्डे पर आ चुका है, लेकिन वहाँ जहाज में किसी की भी जिंदा होने के कोई असर नहीं दिख रहे हैं। जहाज के सभी 210 लोग बिल्कुल शांत हैं और साथ ही जहाज के अंदर सभी आने जाने वाले सिग्नल्स को भी बंद कर दिया गया है। ये सब देखकर हवाई अड्डे का प्रमुख बिशप सरकारी संस्थाओं को मदद के लिए बुलाता है और बताता है कि प्लेन में कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। अब दूसरी तरफ हमें महामारी और खतरनाक बीमारी को फैलने से बचाने वाला एक प्रमुख आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एफ्रम है। वो अपनी पत्नी के साथ एक मीटिंग में है। अब वो दोनों अलग हो चुके हैं जिसकी वजह से वो उसके बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा इसके बारे में मीटिंग कर रहे होते हैं। एफ्रम हमेशा अपने काम को परिवार से पहले रखता है। वैसे तो अभी उनका बेटा बारी बारी दोनों के पास रहता है। और फिर एफ्रम की बीवी कैली बताती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड मैट अब साथ रहने वाले हैं। और फिर किसी अजनबी के सामने बैठे हुए ये बात सुनकर एफ्रम को बहुत ही बुरा लगता है। अब मीटिंग के दौरान एफ्रम का फोन बार बार बजता रहता है और इसी वजह से मीटिंग को रोकना पड़ता है। जब वो कॉल को उठाता है तो उसको जहाज में होने वाले दुर्घटना के बारे में पता लगता है। अब इसके बाद वो अपने नीचे काम करने वाली लड़की नोरा को फोन करता है और जहाज से जुड़ी सभी जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए बोलता है। फिर जल्द ही एफ्रम JFK हवाई अड्डे पहुंच जाता है और अपने साथी नोरा और जिम से मिलता है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखने वाली संस्था इस हादसे को एक आतंकवादी का हमला बताने को बोलती है, लेकिन एफ्रम बताता है कि ये किसी खतरनाक वायरस की वजह से हो सकता है। एफ्रम की बातें सुनने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा की संस्था पीछे हट जाती है और खतरनाक बीमारियों का ध्यान और उससे बचने वाली संस्था CDC को इस हादसे की जांच करने के लिए कह दिया जाता है। अब हमें एक पुराने सामान को खरीदने बेचने वाली एक दुकान दिखाई जाती है। वहाँ दो चोर आते हैं और एक गाड़ी को दुकान के बूढ़े मालिक को बेचना चाहते हैं। दुकान के मालिक का नाम स्ट्रिकन है और वह 90 साल से ज्यादा उम्र का है। जब स्ट्रिकन गाड़ी को देख रहा होता है तभी एक चोर उसकी दुकान से कुछ पैसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रिकन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में रखे चाकू से चोर को मार देने की धमकी भी देता है। अब दूसरे चोर के पास एक बंदूक होती है, लेकिन स्ट्रिकन उसको डरा के उससे बंदूक ले लेता है। स्ट्रिकन से डर के दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। अब कुछ देर में स्ट्रिकन को जहाज के साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में पता लग जाता है और वो तभी नीचे जाता है और वहां से एक तलवार निकालता है। इसके बाद वो एक जार में बंद खराब दिल निकालता है और उससे बातें करने लगता है। तब स्ट्रिकन बोलता है कि दुश्मन वापस आ चुके हैं और वो पहले से भी खतरनाक रूप में वापस आ गया है। इसके बाद वो अपनी एक उंगली को थोड़ा सा कट करके अपना खून दिल में रख देता है और अब अचानक उस दिल में कुछ कीड़े जैसी चीजें निकलकर खून को पीने लगती है। दूसरी तरफ जब एफ्रम और नोरा खुद को बचाने के लिए जहाज में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी एफ्रम उसके बेटे को रखने के लिए जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में उसको बताता है। नोरा एफ्रम के साथ तब से है जब से एफ्रम और कैली अलग रहने लगे हैं। साफ है कि नोरा और एफ्रम के बीच में चक्कर तो चल ही रहा है और एफ्रम ने कैली को इस बारे में कभी नहीं बताया है। और अब आखिरकार दोनों जहाज के अंदर जाते हैं और वहां पर उनको सब कुछ शांत दिखता है। सभी आराम से बैठे होते हैं। शुरू में देखने से पता लगता है कि लोगों की मौत बिना किसी दर्द के हुई है और देखने पर उनको वहाँ काफी सारे अमोनिया गैस का पता लगता है, लेकिन वो सोचते हैं कि गैस तो इतनी जहरीली नहीं है जिससे लोग मर जाएं। इसके बाद एफ्रम इमा के पास जाकर बैठ जाता है और ऐसे लगता है जैसे कि उसकी मौत ठंड में जमने से हुई है। वो देखता है कि इमा की जीभ पीली पड़ गई है और उसके मुंह से खून निकल रहा है, लेकिन जैसे ही नोरा UV लाइट्स को चालू करती है उसको जहाज में हर जगह अजीब अजीब से निशान दिखाई देने लगते हैं। और फिर जैसे ही वो जहाज के पीछे वाले हिस्से की तरफ जाते हैं तभी एक मरे हुए यात्री का हाथ हिलता है, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं चलता। अब एफ्रम और नोरा दोनों पीछे पहुंच गए हैं और तभी सामान रखने वाले जगह का दरवाजा उनको खुला हुआ दिखाई देता है और वहाँ सारी जगह अमोनिया के निशान फैले हुए हैं। जब एफ्रम इसकी जांच कर रहा होता है तो नोरा आगे जाती है और देखती है कि जहाज को चलाने वाले पायलट भी मर गए हैं। जब वो एक पायलट की जांच कर रही होती है तभी अचानक वो जाग जाता है और वापस उसमें जान आ जाती है। और फिर कुछ समय बाद यात्रियों में से 3 लोग बोलिवर, जॉन और एंसल दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अब ये देखकर एफ्रम जल्दी से मदद के लिए लोगों को बुलाता है। अब दूसरी तरफ स्टोन हट इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी में एक अजीब सी आंखों वाला आदमी जिसका नाम थॉमस एक होस्ट होता है, वो कंपनी के मालिक से मिलने जाता है। कंपनी का मालिक पैलमेर है और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। और जब पैलमेर अपने शरीर का इलाज करवा रहा होता है तो एक होस्ट उसको बताता है कि जहाज सही सलामत वहां पहुंच गया है और जहाज के हादसे में 4 लोग भी बच गए हैं।
अब यहाँ पता चलता है कि इको हॉस्ट और पैलमेर को जहाज से जुड़े हादसे के बारे में कुछ न कुछ तो राज पता था। अब जेएफ के हवाई अड्डे पर बीमारियों को रोकने वाली संस्था सीडीसी का प्रमुख एबर्ट बैरेंस वहां आता है। वो एफ्रम के फैसले का साथ देता है कि हादसे में बचे हुए लोगों को जितने भी हैं सभी को अलग रखना होगा। अब इसके कुछ समय बाद नोरा हादसे में बचे हुए लोगों में से जॉन से बात करने की कोशिश करती है। जॉन एक बड़ी वकील है, लेकिन वो नोरा के सवालों का ठीक से जवाब नहीं देती। इसके बाद एफ्रम और नोरा जहाज के पायलट से बात करते हैं। पायलट को जहाज के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद से कुछ भी याद नहीं होता है। और दूसरी तरफ हादसे में बचे हुए लोगों में से अंसेल को अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं और बोलिवर ड्रग्स खरीदने की बात सोच रहा है। अब इस सब के दौरान जिम एफ्रेम को बुलाता है क्योंकि उसको एक 9 फुट लंबा ताबूत जैसा कुछ मिला है जो कि जहाज में लाए सामान की लिस्ट में नहीं लिखा है। वो उस ताबूत को नीचे लेटा देते हैं और जब वो उसको खोलते हैं तो उनमें उसको मिट्टी भरी हुई मिलती है। एफ्रेम को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो मिट्टी की जांच करने का आदेश देता है। अब दिखाया जाता है कि हवाई अड्डे का इंचार्ज बिशॉप फोन पर किसी बर्लिन के आदमी से बात करते हुए उस पर गुस्सा कर रहा है। वो ताबूत जैसी किसी चीज को जहाज से भेजने के लिए गुस्सा कर रहा है और अचानक उसको कोई आवाज सुनाई देती है और वो उसके पीछे चला जाता है। वहाँ उसको जमीन पर खून दिखता है और साथ ही एक चोंगे के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही वो उस चोंगे के पास जाता है तभी उसमें से एक बड़ा जीव बाहर आता है और उसके मुंह से ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह कोई चीज निकलकर बिशॉप के शरीर से पूरा खून चूस लेती है और उसको मारकर भाग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एक होस्ट एक गस नाम के गुंडे से मिलता है और उसको हवाई अड्डे में रखे ताबूत वाली वैन को स्टोनहर्ड कंपनी में लेकर आने का काम देता है। शुरू में गस इस काम को करने से मना करता है क्योंकि उसको एक काम बहुत ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन जब एक होस्ट उससे वादा करता है कि वो गस की माँ और भाई को उसके पास ले आएगा तो गस इस मिशन के लिए मान जाता है। इसके बाद एक होस्ट गस को 3 बातें बताता है। पहली ये कि गस को उस वैन की कोई जांच नहीं करनी है, दूसरी कि वो कहीं भी रास्ते में नहीं रुक सकता और आखिर में सुबह होते ही गस को एक होस्ट की बताई जगह पर पहुंचना होगा। साथ ही होस्ट गस को एक कार्ड देता है जिसकी मदद से वो किसी के बिना रोके सीधे हवाई अड्डे में जा सकता है। अब इसके दौरान स्ट्रिकन हवाई अड्डे पर पहुंच जाता है जहां जहाज में मरे हुए लोगों के परिवार गुस्से में विरोध कर रहे होते हैं। वैसे तो स्ट्रिकन को सिक्योरिटी गार्ड रोक लेते हैं, लेकिन वो हार्ट अटैक का बहाना बनाकर हवाई जहाज में हुए हादसे के बारे में बातें निकलवा लेता है। इसके बाद एफ्रम सभी के सामने जाता है और बताता है कि जहाज में सवार 210 यात्रियों में से केवल 4 ही लोग जिंदा बचे हैं और बाकियों की मौत कैसे हुई इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। वो साथ ही बताता है कि किसी नए वायरस के खतरे की वजह से जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को उनकी लाशें नहीं दी जा सकती। अब ये सुनकर सभी लोग गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन एफ्रम सभी को विश्वास दिलाता है कि 48 घंटों से पहले वे कुछ न कुछ जरूर पता लगाएंगे। अगले सीन में लाशों की जांच करने वाला एक आदमी एफ्रम और नोरा को वीडियो कॉल करता है और दिखाता है कि सभी लाशों पर ना दिखने वाला कटने का निशान है। इसके साथ ही उन सभी लाशों के शरीर में कुछ ऐसा बदलाव आया है जिसकी वजह से लाशें ठीक से सड़ भी नहीं पा रही हैं। सभी लाशों के शरीर में खून की जगह कुछ सफेद रंग की चीज है। और कुछ समय बाद जब एफ्रम और नोरा जहाज की जांच के लिए जा रहे होते हैं तभी वहां स्ट्रेकन आ जाता है। वो एफ्रम से सभी लाशों का सर अलग करके उन लाशों और ताबूत को जलाने के लिए बोलता है, लेकिन जिम और एफ्रम समझ जाते हैं कि स्ट्रेकन एक पागल बूढ़ा है, इसकी बात कौन सुनेगा। उनको स्ट्रेकन के पास से एक तलवार मिलती है और इसीलिए वो पुलिस के हवाले उसको कर देते हैं। अब उसी रात लाशों को जांच करने वाला वही आदमी एक लाश की यूवी लाइट्स में जांच करता है और देखता है कि उस लाश के शरीर में कीड़ों जैसा कुछ निशान बना हुआ है। दूसरी तरफ नोरा और एफ्रम जहाज की जांच कर रहे होते हैं और उनको वहाँ पर एक कीड़ा मिलता है जो कि उनके शरीर के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसको कोई मामूली कीड़ा मानकर एक बोतल में बंद कर देते हैं, लेकिन तभी नोरा को पास में पड़ी मिट्टी और बहुत सारे कीड़े मिलते हैं। फिर जल्दी वो उस ताबूत को देखने जाते हैं, लेकिन वो ताबूत अब तक वहाँ से गायब हो चुका है। वो ताबूत का पता लगाने के लिए कैमरे वाले कमरे में जाते हैं, लेकिन उनको ताबूत में चोरी करने वाले के बारे में कुछ खास पता नहीं चलता। और फिर जब एफ्रम वीडियो को रोककर देखने को बोलता है तभी उसको कोई अजीब चीज ताबूत को पल भर में अपने साथ ले जाते हुए दिखाई देती है। वो ध्यान देता है कि ये सब सिर्फ 7 मिनट पहले ही हुआ है, इसलिए एफ्रम जिम को कॉल करके हवाई अड्डे में आने वाली सभी गाड़ियों की जांच करने का ऑर्डर देता है। अब कुछ ही देर में गस अपनी नकली पहचान के साथ वैन को लेके पहुंच जाता है, लेकिन वहां से निकलने के कुछ देर बाद पुलिस उसको रोक लेती है और वैन की जांच करवाने को बोलती है। जब वो पकड़े जाने वाला होता है तभी वहां जिम आ जाता है और गस एक होस्ट के दिए कार्ड को जिम को दिखाता है और फिर जिम गस को वहां से जाने देता है। यहाँ हमें पता लगता है कि जिम भी एक होस्ट और पैलमेर के लिए काम करता होगा। फिर कुछ समय बाद लाश की जांच करने वाला आदमी एक शरीर से दिल निकालता है, लेकिन अचानक वो दिल धड़कने लगता है और उसके अंदर से कीड़े निकलने लगते हैं। एक कीड़ा उस आदमी के हाथ में घुस जाता है, लेकिन किसी तरह से वो आदमी उस कीड़े को बाहर निकाल देता है और तभी सभी लाशें अपने बेड से खड़ी उठती हैं और उस आदमी पर बिल्कुल खतरनाक हमला कर देती हैं।
दूसरी तरफ बेचारे स्ट्राइकन को जेल में बंद कर दिया होता है और उसको पूरे 1-2 दिन जेल में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि छुट्टी की वजह से कोई जज उसको बेल भी नहीं दे सकता। स्ट्राइकन के साथ बैठा हुआ एक आदमी स्ट्राइकन के हाथ पर बने एक टैटू को देखता है जिसमें 8230-385 लिखा हुआ है। अब यहाँ एक होस्ट पैल्मर के पास जाता है और उसको बताता है कि सब प्लान के हिसाब से सही चल रहा है। साथ ही बताता है कि स्ट्राइकन अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ से ऐसा लगता है कि जैसे कि स्ट्राइकन, पैल्मर और एक होस्ट के बीच में कोई कहानी जरूर है जो बहुत ही पुराने समय से चल रही है। वहाँ से जाने से पहले एक होस्ट पैल्मर को विश्वास दिलाता है कि वो सब कुछ अच्छे से कर देगा और सभी चीजों को अच्छे से ध्यान रखेगा। फिर अगली सुबह सूरज की पहली किरण आने से पहले गस ताबूत और वैन को लेकर एक पुल को पार करता है। एक और सीन में दिखाते हैं कि इमा का पापा दुख से भरा हुआ घर पहुंचता है, लेकिन अपनी बेटी इमा को दरवाजे पर खड़ा देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। इमा बहुत ही बीमार दिख रही होती है और वो बताती है कि उसको बहुत ठंड लग रही है। इमा का पापा उसको गले लगा लेता है और बहुत ही खुश होता है कि उसकी बेटी वापस आ गई है, लेकिन वो इमा की बुरी हालत पर ध्यान नहीं देता। अब गस वैन को लेकर एक पार्किंग करने की जगह पर पहुंच जाता है और वहां पर जब उसको एक होस्ट नहीं मिलता तो उसका मन उस वैन में रखी ताबूत को देखने का करता है। और जैसे ही वो ताबूत के पास जाता है, ताबूत में से आवाजें आने लगती है और वो हिलने लगता है। अब ऐसा देखकर गस वहां से तेजी से भागता है। अब जेफ के हवाई अड्डे पर इफ्राइम, जिम और नोरा को बिशॉप की लाश मिलती है और उनको वहां भी एमोनिया और सफेद रंग का अजीब सा कुछ दिखता है। अब इस सबके दौरान हादसे में बचे हुए चारों लोग अकेले नहीं रहना चाहते और वो वापस अपने परिवारों के पास जाना चाहते हैं। इफ्राइम उनको समझाता है कि वो चारों अभी भी खतरे में हैं, लेकिन वो चारों उसकी बात समझ ही नहीं पाते। अब इफ्राइम के पास कोई और चारा नहीं होता और वो पुलिस को बुलाता है। अब ये देखकर जॉन बड़ा ही गुस्सा हो जाती है और इफ्राइम से बड़े लोगों को कॉल करती है। फिर कुछ ही समय में इफ्राइम को सीडीसी के सेक्रेटरी का फोन आता है और वो चारों लोगों को वहां से जाने के लिए बोल देती है। इफ्राइम के साथ और भी बुरा होता है जब उसका बॉस उसको काम से निकाल देता है। अब स्टोनहर्ट कंपनी में पल्मर और एक होस्ट बात कर रहे होते हैं कि सीडीसी कंपनी उनके प्लान के बीच में रुकावट बन रही है और फिर पता लगता है कि पल्मर ने ही अपनी पहचान का प्रयोग करके जॉन और बचे हुए लोगों को बाहर निकलवाया है। दूसरी तरफ एक होस्ट जेल में बंद स्ट्राइकन को कॉल करता है और बताता है कि उसका मालिक स्ट्राइकन को देख पा रहा है और तभी पता लगता है कि पुराने समय में एक होस्ट लोगों को पकड़ के रखने वाले एक कैंप में जनरल हुआ करता था, जहां स्ट्राइकन को भी पकड़ के रखा गया था। और वहां से जाने से पहले एक होस्ट स्ट्राइकन की पत्नी की मौत के बारे में उसको याद दिलाता है। अब नोरा और एफ्रेम जहाज के पायलट रेडफेरन से एक बार मिलते हैं और उससे सवाल पूछते हैं और रेडफेरन बताता है कि ताबूत को जहाज के सरकार के आदमियों ने ही चढ़ाया था और ये सुनकर एफ्रेम बड़ा ही हैरान हो जाता है और फिर किसी तरह से रेडफेरन हॉस्पिटल में जाने के लिए मान लेता है। अब दूसरी तरफ जॉन और बॉलिवर रात को साथ में खाना खा रहे होते हैं और तभी अचानक उनको अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। जॉन के ओंठ से खून निकलकर शराब में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ पैल्मर को बताया जाता है कि पैल्मर को लिवर देने के लिए एक इंसान मिल गया है। पैल्मर को लगता है कि उसको अब इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी वो इस लिवर वाले प्लान के लिए मान जाता है। अब उसी दिन एफ्रेम अपनी पत्नी कैली के घर जाता है और कैली बताती है कि वो एफ्रेम को जहाज वाले केस पर काम करता देखकर बहुत ही खुश है। एफ्रेम को अपना बेटा पीछे मैट के साथ मिलता है, जहां उन्होंने एफ्रेम के काम करने वाली जगह को बिल्कुल खेलने की जगह बना रखा है। अब हैरानी की बात तो ये होती है कि मैट से गुस्सा होने की जगह एफ्रेम मैट से हाथ मिलाता है और उसके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बोलता है। एफ्रेम अपने बेटे जैक से बात करता है और उसको मीटिंग के दौरान सच बोलने के लिए बोलता है ताकि वो और कैली मिलकर जैक की जिम्मेदारी उठा सकें। अब अगले सीन में बॉलिवर 3 लड़कियों के साथ बेड पर है। एक लड़की जब बॉलिवर के बालों में हाथ फेरती है तो उसके बहुत सारे बाल गिरने लग जाते हैं। इसके बाद बॉलिवर एक लड़की की गर्दन को देखते देखते उसको काट लेता है, जिससे लड़की की गर्दन से खून निकलने लगता है और जब लड़की घबरा के चिल्लाने लगती है तब बॉलिवर सभी को बाहर भेज देता है, लेकिन वो खुद फर्श पर पड़े खून को चाटने लगता है। अब हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो एफ्रेम और नोरा पायलट के यूवी लाइट से जांच कर रहे होते हैं और उनको उसकी चमड़ी के नीचे कीड़े रेंगते हुए दिखाई देते हैं। उसी वक्त एमा के पापा एफ्रेम को फोन करके शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि एफ्रेम ने एमा को घर वापस भेज दिया है और इसके बाद वो जल्दी से फोन काट देता है। अब इस बात से एफ्रेम और नोरा घबरा जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि कैसे कोई मरा हुआ इंसान वापस जिंदा हो सकता है। इसीलिए वो सच्चाई का पता लगाने के लिए जल्दी से मुर्दाघर चले जाते हैं और दूसरी तरफ पैल्मर के लिए काम करने वाला आदमी पैल्मर को लेकर वहां पहुंचता है जहां गस ने ताबूत वाली वैन को खड़ा किया हुआ है और फिर जैसे ही पैल्मर ताबूत को खोलने वाला होता है वहां एक होस्ट भी पहुंच जाता है और तभी वहां उनका मालिक आ जाता है और पहली बार पैल्मर को अपना चेहरा दिखाता है। पैल्मर बिल्कुल ही डर जाता है, लेकिन वो खुश भी दिखाई दे रहा होता है। अब तक एफ्रेम और नोरा मुर्दाघर पहुंच गए होते हैं और वहां आते एक कुर्सी को अजीब तरीके से घिरा हुआ देखते हैं। पूरे मुर्दाघर में तोड़फोड़ हो रखी होती है और साथ ही साथ पूरी जगह सुनसान पड़ी है। वहां लाइट्स काम नहीं कर रही होती हैं और जब वे टॉर्च से देखते हैं तो उन्हें वहां कोई भी लाश नहीं दिखाई देती।
अब इमा के घर में इमा अंधेरे में एक ठंडे पानी के टब में बैठी हुई है। उसके पापा का ध्यान इमा के झड़ते हुए बालों पर जाता है और फिर जैसे ही वो दोबारा इमा के पास जाता है, इमा के मुंह से ऑक्टोपस के हाथ जैसा कुछ निकलकर उसके पापा के गले में घुसकर उसको जान से मार डालता है। अब अगले सीन में एक बिना नाक वाला अजीब सा जीव गाने सुन रहा होता है और वो कुछ देर में एक नकली रबर की नाक और गर्दन पर नकली चमड़ी लगा लेता है ताकि वो अपनी असलियत को छुपा सके। और इसके बाद वो बहुत सारा मेकअप, नकली बाल, नकली दांत सब कुछ लगाता है और दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं, खुद इकोहॉस्ट ही है। दूसरी तरफ इफ्राइम का साथी जिम खुद से सोच रहा होता है कि उसने हवाई अड्डे पर वैन को जाने क्यों दिया होगा। उसने ये करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। फिर वो किसी को कॉल करता है और फिर उससे बहस करने लगता है। और फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाते हैं कि उस दोपहर को वो पैलमेट से मिलने जाता है, लेकिन उसको वहाँ एक होस्ट मिलता है और वहाँ पर जिम ताबूत के बारे में पुलिस को बताने की धमकी देता है। लेकिन एक होस्ट जिम को कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी पत्नी को कैंसर है और मैं उसकी दवाई तुमको दिला सकता हूँ और मैं इसका वादा करता हूँ और साथ ही पैसों का भरा बैग भी तुमको देता हूँ। अब इस बात को सुनकर जिम पुलिस को कुछ नहीं बताने का तय कर लेता है। दूसरी तरफ जहाज के हादसे में बचे एंसेल की भी हालत बहुत ही खराब हो रही होती है। उसकी आंखें लाल खून से भरी हुई लाल लग रही हैं और उसके दांत नुकीले हो गए हैं। साथ ही उसको हर समय तेज आवाजें सुनाई दे रही हैं और जब वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, वो फ्रिज में से कच्चे मांस के साथ एक भरा हुआ खून का डब्बा निकालता है और जब वो खून पी रहा होता है तभी उसकी पत्नी उसको देख लेती है और ये देखकर तो उसकी हालत खराब। अब दूसरी तरफ आखिरकार स्ट्राइकन को जेल से छोड़ दिया जाता है और देखता है कि नोरा उसका बाहर इंतजार कर रही है। वो नोरा को जल्द से जल्द सभी लाशों को ढूंढकर उनको जलाने के लिए बोलता है, लेकिन नोरा ऐसे करने से बड़ी हिचकिचाती है। अब कोर्ट में एफ्रम और कैली उनके बेटे को कौन रखेगा इस बात के लिए मीटिंग करने आए हुए हैं और जज के पूछने पर उनका बेटा जैक बोलता है कि उसके पापा एफ्रम को बहुत ही जरूरी काम होते हैं, इसलिए जैक से मिलने उसके पापा 2-3 बार ही महीने में आ सकते हैं और इस वजह से कैली को उसके बेटे जैक को रखने की जिम्मेदारी मिल जाती है। अब बाद में एफ्रम कैली पर गुस्सा करता है कि कैली की वजह से जैक उससे दूर हो गया है। इसके बाद हमें कीड़ों की आबादी को संभालने वाला एक माहिर इंसान दिखाया जाता है जिसका नाम वेस्ली है। वो एक घर में चूहों को निकालने के जाता है पर उसका ध्यान चूहों के बहुत ही बड़े झुंड पर जाता है जो कि शहर की गटर से होते हुए नदी में जा रहे होते हैं। अब स्ट्राइकन की दुकान पर एक हैकर जहाज में आए लोगों के नाम और जानकारी की लिस्ट लेकर आती है। लिस्ट में सबसे पहला नाम एमा का है और इसीलिए वो सभी मरे हुए लोगों की लाशें खत्म करने के लिए मिशन पर निकल जाता है। अभी सबके दौरान बॉलिवर के शरीर में जल्दी बदलाव आने लगते हैं और उसके सभी बाल झड़ रहे हैं। उसका चेहरा धब्बेदार और स्लेटी रंग का हो गया है और साथ ही उसके गुप्तांग भी गायब हो गए हैं। अब हॉस्पिटल में जिम, एफ्रम और नोरा को पता लगता है कि पायलट गायब हो गया है और सभी अलग होकर पायलट को हॉस्पिटल में ढूंढने लगते हैं। फिर जल्दी जिम को पायलट मिल जाता है जो कि खून से भरी हुई थैली को चूस रहा होता है और फिर जैसे ही पायलट जिम के ऊपर अपनी जीप के साथ हमला करने वाला होता है तभी वहाँ नोरा आ जाती है और इसीलिए पायलट नोरा पर हमला करने लगता है। और फिर जैसे ही पायलट हमला करने वाला होता है तभी एफ्रम वहाँ आकर पायलट के सर पर हमला कर देता है। वैसे तो पायलट का सर पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर से बाहर आने लगते हैं। फिर नोरा को स्ट्राइकन की बात याद आती है कि उसने कहा था कि लाशों को जलाना ही पड़ेगा और वो इस बारे में एफ्रम को बताती है, लेकिन एफ्रम कहता है कि मैं पहले उस लाश की जांच करना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ एंसेल की पत्नी उसके बच्चों को अपनी बहन के घर लेके जाती है और एंसेल को वहीं अकेले उनके कुत्ते के साथ छोड़ दिया जाता है। फिर जब वो घर पहुंचती है तो उसका कुत्ता मरा हुआ मिलता है। फिर आराम आराम से वो घर के बाहर बने एक कमरे में जाती है जिसमें से बहुत ही गंदी महक आ रही होती है। उसको एंसेल परछाई में छुपा हुआ दिखता है, लेकिन अचानक वो बाहर निकलकर अपनी पत्नी पर ही हमला करने लगता है। उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है और उसने खुद को एक चैन से बांधा हुआ है ताकि वो अपनी पत्नी पर हमला न कर सके। एंसेल के दिमाग में आती हुई आवाजें उसको लगातार खून पीने को बोल रही होती है, इसलिए वो अपनी पत्नी पर हुर्राता रहता है। अब दूसरी तरफ पेलमेर और इकोहॉस्ट एक हैकर से मिलते हैं और पैसों के बदले में इंटरनेट को जाम करने के लिए बोल देते हैं। हॉस्पिटल में नोरा और एफ्रम पायलट की लाश की जांच कर रहे होते हैं और जिम इस सब की वीडियो को बना रहा होता है। जब वो पायलट के शरीर को काटते हैं तो उसका शरीर अंदर से इंसानों से बिल्कुल अलग होता है और उसके अंदर तो 6 फुट की एक अजीब सी जीभ भी होती है। उसकी लाश में से उसके गुप्तांग भी गायब हो गए हैं और उसको जहाज में जो अमोनिया की गंध आई थी वो यहाँ भी आ रही होती है। अब जिम को बहुत ही बुरा लगता है और वो उनको बता देता है कि अपनी पत्नी के इलाज के लिए ही उसने ही ताबूत को हवाई अड्डे से निकलने में मदद की थी। और फिर गुस्से में एफ्रम जिम के मुंह पर मुक्का मारता है और वहां से चला जाता है। अब निराश हुई नोरा भी जल्दी वहां से वीडियो के साथ चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि अंसल की पत्नी अपने मरे हुए कुत्ते को जमीन में दबा देती है और साथ ही उसके खड़ूस पड़ोसी को अंसल के पास भेज देती है ताकि अंसल उसको खाकर जिंदा रह सके। दूसरी तरफ गस और उसका एक दोस्त फ्लैक्स एक मर्सिडीज गाड़ी चुरा लेते हैं और उसको लेकर वो एलेंसो नाम के एक आदमी के पास जाते हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां बेचता है। फ्लैक्स ने सुना हुआ है कि अलोंसो गाड़ी के लिए $1000 देता है, लेकिन वो उनको सिर्फ $800 दे देता है।
अब स्टोन हट कंपनी में पैल्मर बेहोश हो जाता है और जब वो जागता है तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि उनके पास पैल्मर को देने के लिए एक नया जिगर है। अब इसके बाद नोरा और एफ्राइम एमा के घर जाते हैं और उनको एमा घर के नीचे वाले हिस्से में मिलती है। उनको देखते ही एमा अपनी लंबी जीभ से दोनों पर हमला कर देती है और जब दोनों एमा के हमले से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी कहीं से स्ट्राइकर आ जाता है और अपनी चांदी की तलवार से एमा के सर को काट कर अलग कर देता है। इसके दौरान नोरा और एफ्राइम के पीछे से एमा के पापा आते हैं जो कि अब तक पूरी तरह से वैम्पायर में बदल चुके हैं। अब ये देखकर स्ट्राइकर उसका सर भी धड़ से अलग कर देता है और फिर स्ट्राइकर नोरा और एफ्राइम को बोलता है कि लाशों से जो भी कीड़े निकल रहे हैं उनको दूर करो और खुद अपनी आंखों के सामने ये बात होता हुआ देखकर एफ्राइम मान जाता है कि ये पक्का एक वायरस की तरह है जो हर किसी के पास फैल रहा है। लेकिन नोरा बोलती है कि सभी संक्रमित लोगों को मारने की जगह उन्हें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए और ऐसे बोलते ही वो वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह एमा के घर पर स्ट्राइकर बताता है कि कोई मास्टर नाम का पूरा जीव है जो लोगों का खून पीता है और ऐसा करके वो उन लोगों को अपने जैसा ही बना लेता है। तब स्ट्राइकर बताता है कि मास्टर एक वैम्पायर है और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मास्टर ने जहाज में से 4 लोगों को इसलिए जिंदा किया ताकि सभी लोग सिर्फ उन बचे हुए 4 लोगों पर ध्यान दें और मरे हुए लोगों पर कोई भी ध्यान न दे और साथ ही 4 लोगों के बच जाने के साथ वो अपने परिवार वालों को भी अपने जैसे वैम्पायर बना लेंगे। दोस्तों जैसा कि हमें पता चल गया है कि ये सीरीज भी वैम्पायर के बारे में है। अभी तक हमने वैम्पायर्स की बहुत मूवीज देखी हैं। दोस्तों आप लोगों की फेवरेट वैम्पायर वाली मूवी कौन सी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमें पुराने समय में ले जाया जाता है। अभी 1944 चल रहा है। स्ट्रैकियन उसकी दादी और उसके भाई को एक ट्रेन से बंदी बना के कहीं ले जाया जा रहा होता है और फिर रास्ते में उसकी दादी स्ट्रैकियन को उसकी बताई गई कहानी के बारे में याद दिलाती है जिसमें बुरी शक्तियों वाले लोग हुआ करते थे। दादी को लगता है कि वो जल्द ही किसी बुरी शक्ति वाले से मिलने वाले हैं। अब बाद में ट्रेन एक जगह रुक जाती है और उस जगह को एक हॉस्ट चला रहा होता है। फिर जल्दी स्ट्रैकियन और उसका भाई वहाँ लकड़ी से चीजें बनाने का काम शुरू कर देते हैं। अब वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं। जॉन सुबह जागती है लेकिन वो बहुत ही बीमार महसूस कर रही होती है और जब उसके बच्चे उसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं तो वो उसके गले लग जाते हैं और तभी जॉन अपनी बेटे की गर्दन को काफी देर तक घूरती रहती है और उसका मन भी करता है कि काश मैं इसका खून चूस लूं। और बच्चों का ध्यान रखने वाली औरत को ये बड़ा ही अजीब लगता है इसलिए जल्दी से वो बच्चों को बाहर लेके जाती है। यहाँ स्ट्रैकियन एफ्राइम को बताता है कि वो जहाज के सभी लोगों को मारने वाला है क्योंकि अभी तक सभी वैम्पायर्स में बदल चुके होंगे और अब दोनों मिलकर एंसल के घर जाते हैं। स्ट्रैकियन एफ्राइम को चांदी की किले फेंकने वाली बंदूक देता है और समझाता है कि चांदी की चीज वैम्पायर को कमजोर करती है और जैसे ही वो जीव कमजोर होंगे स्ट्रैकियन उनके पास जाकर उनको आसानी से मार पाएगा। स्ट्राइकर बताता है कि वैम्पायर बदल जाने वाले लोग वापस अपने परिवार के लोगों के पास जाते हैं और उनको भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अब वापस हमें दोबारा पुराने समय में ले जाया जाता है। अब मास्टर लोगों को पकड़ी हुई जगह पर आता है और सोए हुए कैदियों पर हमला करके उनका खून पीता है। जब स्ट्राइकर ये देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर वो अपने भाई को बताता है कि उसने उसकी दादी की बताई कहानी वाले वैम्पायर को देखा है और उसको मारने के लिए वो चांदी की कोई चीज चाहता है। अब वापस वर्तमान में दिखाते हैं जिसमें नोरा को एक कॉल आता है जिसमें उसको बताया जाता है कि उसकी माँ दोबारा बूढ़े लोगों की रहने की जगह से भाग गई थी लेकिन अब वो मिल गई है और फिर उस जगह की मैनेजर नोरा को बताती है कि अगर उसकी माँ दोबारा इधर उधर चली गई तो उसके बाद नोरा की माँ का कोई ख्याल नहीं रखेगा। अब इस सब के दौरान स्ट्रैकियन और एफ्राइम अंसर के घर पहुंच जाते हैं जहां एंसल की पत्नी ने खुदकुशी कर ली है और स्ट्रैकियन एक चांदी का शीशा उसके पास लेके जाता है और बताता है कि अगर एंसल की पत्नी भी वैम्पायर बनने वाली है तो वो शीशा हिलने लगेगा लेकिन शीशा नहीं हिलता। और तभी एंसल की पत्नी एन मैरी ने कुछ लिखा होता है जिसमें उसने बताया कि उसके बच्चे कहाँ हैं और साथ ही लिखा है कि वो इस दुनिया का अपने पति एंसल के बिना सामना नहीं कर सकती है। इसके बाद दोनों घर के पीछे बने कमरे में जाते हैं और वहाँ एफ्राइम एंसल को चांदी की कील मारता है और फिर स्ट्रैकियन उसका गला काट देता है। स्ट्राइकर उस पड़ोसी को भी मार देता है जो कि जल्द ही वैम्पायर में बदलने वाला होता है। फिर दोनों उस कमरे को जलाकर बाकी बचे हुए वैम्पायर्स को मारने के लिए मिशन पर चले जाते हैं। अब इस सब के दौरान एफ्राइम नोरा के लिए एक मैसेज छोड़ता है जिसमें वो सारी जगह को बंद करके सभी लोगों को एक दूसरे से अलग रहने की बात करता है। अब स्टोन हट कंपनी में पैल्मर को नई किडनी मिल चुकी है और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा होता है। हालांकि डॉक्टर्स उसको समझाते हैं कि पहले ही बहुत सारी सर्जरीज होने के बाद अब वो अगला कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं संभाल पाएगा और उसका जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर वो ऑपरेशन करेगा तो। अब जॉन के घर पर बच्चों का ध्यान रखने वाली औरत जॉन को डॉक्टर के पास जाने को बोलती है लेकिन जॉन मना कर देती है और फिर बच्चों का ध्यान रखने वाली औरत का ध्यान जॉन की बढ़ती हुई पलकों पर जाता है। ये देखकर वो जल्दी से अपने कपड़े पैक करके बच्चों को अपने घर लेके जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं तो वेस्ली बड़ा ही हैरान है कि शहर के इतने सारे चूहे नदी में क्यों जा रहे हैं। इसका पता लगाने के लिए वो शहर के नीचे बनी सुरंग में घुस जाता है और जब वो सुरंग में अंदर जाता है
तो उसको सभी जगह अमोनिया के डब्बे दिखाई देते हैं और कुछ देर में उसके पास से कोई बड़ी चीज भी गुजरती है। तभी अचानक बहुत सारे वैम्पायर्स अंधेरे से निकलकर उसका पीछा करने लगते हैं और डरा हुआ वेस्ली जल्दी से भागकर सुरंग से बाहर निकल जाता है और सुरंग का दरवाजा खुला छोड़ देता है। वो देखता है कि वैम्पायर सूरज की रोशनी में जलने लगते हैं। अब नोरा अपनी माँ से मिलने जाती है और जब वो नोरा की माँ के कमरे में जा रहे होते हैं तो उनको चिल्लाते हुए लोग दिखाई देते हैं और अचानक नोरा को एक वैम्पायर दिखाई देता है जो कि एक इंसान पर हमला कर रहा होता है। फिर वो जल्दी से अपनी माँ को वहां से बाहर लेके जाती है। अब अगले सीन में एफ्रम अंसेल की वीडियो एबर्ट बर्नेस को दिखाता है और जहाज के सभी लोगों को पकड़ के अलग रखने की सलाह भी देता है, लेकिन बर्नेस ऐसा करने से मना कर देता है। अब इस सब के दौरान जिम को महसूस होता है कि लोग तेजी से वैम्पायर में बदल रहे हैं। वो एफ्रम को बता देता है कि बर्नेस के पास एक वीडियो है जिसमें एफ्रम पायलट की लाश को खींचकर लेके जा रहा होता है। अब क्योंकि जिम अपनी गलती को सुधारना चाहता है तो इसके लिए वो एफ्रम की बिल्डिंग से बाहर निकलने में मदद करता है और इसके साथ ही एफ्रम अपने फोन से सिम को निकाल भी देता है ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। अब वहां से निकलने से पहले एफ्रम जिम से शहर को बंद करने का ऐलान करने को बोलता है। अब अगले दिन इकोहॉस्ट अपने वैम्पायर वाले रूप में एक सफेद रंग के कमरे में जाता है जहाँ चेन से बंधा हुआ एक आदमी है। इकोहॉस्ट उस आदमी को चेन से अपनी तरफ खींचता है और अपनी लंबी ऑक्टोपस के हाथों जैसी जीभ से उसका खून पीता है। अब इस सब के दौरान एफबीआई के दो आदमी एफ्रम को ढूंढते हुए कैली के घर पहुंच जाते हैं। एफ्रम भी वही है और गली की दूसरी तरफ से छुपते हुए एफबीआई के आदमियों को देख रहा होता है और जब जैक टीवी पर अपने पापा के बारे में समाचार देखता है तभी एफ्रम पीछे के दरवाजे से आकर अपने बेटे को गले लगा लेता है। वो कैली को बताता है कि शहर में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, इसीलिए वो उसको और जैक को वहां से जल्दी निकलने को बोलता है। लेकिन कैली का बॉयफ्रेंड मैट एफबीआई को कॉल कर देता है और वो आकर एफ्रम को पकड़ लेते हैं। अब कैली उसके घर के मामलों में दखलंदाजी करने वाले मैट पर बहुत ही गुस्सा करती है। अब दूसरी तरफ स्ट्रेकियन वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए अपने मिशन में लगा हुआ है। एक जहाज के यात्री के घर पर उसको बहुत सारे वैम्पायर्स मिलते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनके पकड़ने से पहले स्ट्रेकियन ऊपर सूरज की रोशनी में चला जाता है और इसके बाद वो पूरे घर को आग लगा के वहां से निकल जाता है। अब अगले सीन में जिम नोरा को कॉल करके एफ्रम के पकड़े जाने के बारे में बताता है और तभी एफबीआई के लोग नोरा के घर भी पहुंच जाते हैं। नोरा को पता लग जाता है कि वो उसको पकड़ने आए हैं, इसीलिए वो अपना सामान पैक करके पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। अब दूसरी तरफ गस इकोहॉस्ट से एक सुरंग में मिलता है। इकोहॉस्ट गस को हॉस्पिटल में पड़े वैम्पायर पायलट की लाश को ठिकाने लगाने का काम देता है। गस से काम करने से मना करता है। गस से काम करने से मना करते हुए इकोहॉस्ट पर हमला कर देता है, लेकिन इकोहॉस्ट उसके मुक्के को आसानी से रोक देता है और जबरदस्ती अपना काम करने के लिए उसको मना लेता है। अब इसके बाद जिम गस और उसके दोस्त फ्लैक्स को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाता है और जल्द ही वो हॉस्पिटल से पायलट की लाश को लेकर नदी में फेंक देते हैं। फ्लैक्स लाश वाले बैग के अंदर देखना चाहता है और इसीलिए वो बैग को खोल देता है और तभी उसको पायलट के टेंटिकल्स वाली बड़ी जीभ दिखाई देती है। और इस सब के दौरान वेस्ली अपने ऑफिस पहुंचता है जो कि बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा होता है और कुछ देर में उसको पता चलता है कि उसके साथ काम करने वाले लोग भी वैम्पायर बन चुके हैं। वो सूरज की रोशनी को अंदर आने देता है और ऐसा करते ही सभी वैम्पायर्स धूप से जल जाते हैं। अब दूसरी तरफ एफबीआई के मुख्यालय पर दिखाते हैं तो एफ्रम अपने साथियों को शहर में चल रही चीजों के बारे में बताता है, लेकिन एफबीआई के आदमी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और इस वजह से एफ्रम अपनी बात को साबित करने के लिए उसको जहाज के पास हादसे वाली लाशों के पास ले जाने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ कैली अपने घर पर एक करीबी दोस्त डायन के साथ शराब पी रही होती है। कैली अपने दोस्त को मैट से होने वाले झगड़े के बारे में बताती है और डायन उसको समझाती है कि अगर कैली शहर छोड़कर जाना चाहती है तो वो बिल्कुल सही रहेगा। अब आज सूर्य ग्रहण का दिन है और लोग घरों से बाहर निकलकर अपने स्पेशल चश्मों को लगाकर सूरज को देख रहे होते हैं। एफ्रम एफबीआई के लोगों के साथ ट्रैफिक में फंसा हुआ है और गाड़ी में बैठे हुए ही एफ्रम देखता है कि एक आदमी वैम्पायर बन गया है और वो बाकी लोगों पर हमला कर रहा होता है। अब ये देखकर एफबीआई के दोनों आदमी बड़े हैरान हो जाते हैं और वैम्पायर को खत्म करने के लिए गाड़ी से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं जान पाते और वैम्पायर उन दोनों को आसानी से मार देता है। फिर एफ्रम गाड़ी में अकेला होता है और इसीलिए वो जल्दी बाहर निकल जाता है और दूसरी तरफ गस और फ्लैक्स रास्ते से जा रहे होते हैं और शहर में चल रही गड़बड़ को देखकर वो खुद को बचाने के लिए भाग जाते हैं। और फिर अचानक एक वैम्पायर आकर फ्लैक्स पर हमला करने लगता है और गस उस वैम्पायर के सर पर मारता है जिससे उसके शरीर से कीड़े निकलते हैं और एक कीड़ा फ्लैक्स के हाथ में चला जाता है। फिर वो दोनों कीड़े को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी पुलिस वाला आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और पुलिस वाले को लग रहा होता है कि वो वैम्पायर एक आम इंसान है जिसको गस और फ्लैक्स ने जान से मार दिया है। इसके बाद एफ्रम स्ट्रेगन की दुकान पर जाता है और वैम्पायर्स को मारने के मिशन में उसका साथ देने की बात करता है।
अब इस बात को सुनकर स्ट्राइकन एफ्रम को अपने साथ नीचे वाले कमरे में लेके जाता है। एफ्रम वहाँ नोरा और उसकी माँ को देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। नोरा और एफ्रम के साथ होने की वजह से स्ट्राइकन बताता है कि अब की बार उसके पास एक नया प्लान है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। स्ट्राइकन का प्लान जानने के लिए और आगे कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए अगला एपिसोड हमारे नए चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज में देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।